तो देखो, मैं अब यूनिट 2 तुम्हें स्टार्ट करवा रही हूँ। यूनिट 2 में ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक यूनिट में से मेनली तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर पैटर्न क्या कहता है कि 3 क्वेश्चन देते हैं ये 5-5 मार्क्स के। ठीक है, अगर इन्होंने क्वेश्चन बढ़ा दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स कम कर देंगे। तो देखो, इसमें जो मेनली टॉपिक है जिसमें से आता है पेपर में, एक है तुम्हारे पास क्लासिकल मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा इसमें से आता है, लास्ट टाइम एंटम में आया हुआ है क्लासिकल मेथड पे। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास सिस्टम मॉडलिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, मिड टर्म में आया हुआ है लास्ट ईयर भी, और इस बार भी जो सप्लीमेंट्री वाला पेपर है उसमें मिड टर्म में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा थर्ड टॉपिक बचता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएलसी एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट में एक सीरीज का कैटेगरी का क्वेश्चन होता है और एक पैरेलल की कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। तो हो सकता है सीरीज वाला दे दें, हो सकता है पैरेलल वाला दे दें, या हो सकता है दोनों ही 2.5-2.5 नंबर के ये दे दें। क्लियर? अब इसके बाद क्या है तुम्हारे पास, इम्पल्स, स्टेप, रैंप, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल। ये सारी क्या है, इनपुट्स हैं। इम्पल्स इनपुट होती है, स्टेप इनपुट होती है, रैंप इनपुट होती है, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल। तो इनमें से ये किसी भी एक इनपुट में से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो बेसिक तुम्हें सारे करने पड़ेगी। अब ये जो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, दो मेथड से होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एक होता है तुम्हारे पास नॉर्मल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक होता है तुम्हारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड। तो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है, उसके बाद ही तुम आगे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो समझ गए, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है किसी एक कैटेगरी में से 2 क्वेश्चन आ जाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। गॉट इट? तो 3 टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं। जो सबसे पहले करवा रही हूँ बेसिक, मैं करवा रही हूँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले सर्किट में पोजीशन होती है, स्विच की पोजीशन होती है, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा, तभी तुम इस टाइप के सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे तुमने मिड टर्म दिया है या एंड टर्म देखा भी होगा, तुमने देखा होगा कि इस टाइप से एरो की फॉर्म में आते हैं क्वेश्चंस, देखा है ना, ऐसे एरो बना होता है। तो इसमें क्या होता है, ये स्विच होता है, स्विच की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ठीक है, अब जैसे तुम स्विच का एरो देखो तो इसमें क्या जा रहा है, एरो डाउनवर्ड साइड। तो जो भी ये पोजीशन होती है हमेशा कितने किस पे होती है, t=0 पे, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने कोई और टाइम मेंशन ना कराओ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है कि t=0 पे हमारे पास स्विच क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है, राइट। और अगर स्विच क्लोज्ड हो रहा है तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, करेक्ट। अब इसमें हमारे पास 3 कंडीशन आती है, t=0 वाली, एक आती है t=0- वाली, और एक आती है t=0+ वाली। मान लो ये तुम्हारा रूम है और तुमने रूम में रात को 8 बजे एंट्री करी क्लास के लिए। अब तुमने आते ही स्विच को मतलब ऑन का, हमारी लैंग्वेज में तो हम कह देते कि फैन खोल दो, लाइट खोल दो, बट यहाँ पे देखो तुमने सर्किट को क्लोज करा। क्लोज करा मतलब कनेक्शन बन गया, तुमने लाइट ऑन कर दी, स्विच क्लोज हो गया मतलब लाइट ऑन हो गई और करंट फ्लो होने लग गया, राइट। तो ये t=0 मतलब 8 बजे की बात है। t=0- का मतलब जस्ट उससे 1 सेकेंड पहले की बात है। अब तुम बताओ, अगर तुमने रूम में 8 बजे एंट्री करके कनेक्शन करे हैं तो इसका मतलब पहले क्या होगा, स्विच ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, ओपन होगा, राइट। ठीक है, तो इससे पहले क्या होगा, तुम्हारा स्विच ओपन होगा। अब तुम रात के 8 बजे हो और t=0+ वाली कंडीशन है, ये कौन सी हो गई, जस्ट 1 सेकेंड आफ्टर, कि 8 बजने के 1 सेकेंड बाद की पोजीशन। तो इस टाइम पे स्विच क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, तुमने क्लोज्ड होगा, राइट।
अब तुम सोचो कि तुमने 8 बजे आए, ऑब्वियसली अगर तुमने स्विच की पोजीशन चेंज करी तो उससे पहले क्या होगा, खुला होगा, तभी तुमने स्विच को क्लोज करा, और उसके बाद में भी वो क्लोज ही रहेगा। तो इससे तुम सिंपल क्या कंक्लूड कर सकते हो, जो t=0 वाली कंडीशन है और 0+ वाली कंडीशन है, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। और t=0- वाली कंडीशन क्या होती है, हमेशा चेंज होती है। सिंपल सा तुम्हें बस यही कंसेप्ट यूज करना है। मैं लिख रही हूँ, क्या कंसेप्ट है, लिख लो अपनी नोटबुक में कि t=0 वाली कंडीशन एंड t=0+ वाली कंडीशन, ये दोनों हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। सेम इन द सेंस कि अगर इसमें स्विच ओपन होगा तो इसमें भी स्विच ओपन होगा, इसमें स्विच क्लोज होगा तो इसमें भी स्विच क्लोज होगा, और t=0- हमेशा इससे वेरी करेगी। अब नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्विच पोजीशन, कि हमारे पास स्विच की पोजीशन किस तरह से हो सकती है, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देखे गए हैं तुम्हारे पेपर में। या तो स्विच ऐसे होगा, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है। या फिर स्विच की पोजीशन ऐसे होगी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट का मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, t=0 पे स्विच ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, t=0 पे स्विच क्या हो रहा है, क्लोज्ड, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, t=0 पे स्विच क्या हो रहा है, ओपन। अब ओपन हो रहा है तो मुझे ये बताओ, क्या कनेक्शन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, मतलब करंट फ्लो होगा या नहीं होगा इस केस में, नहीं होगा, नहीं होगा तो करंट फ्लो मतलब ओपन होगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है कि लाइक तुम्हें सर्किट इस तरह से दिया हुआ है, और ये स्विच बीच में है, ओके। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और एरो इन्होंने ऐसे डाउनवर्ड कर दिया। तो इसका मतलब तुम बताओ, t=0 पे स्विच कहाँ पे कनेक्ट है, बी पे कनेक्ट है या ए पे कनेक्ट है। ध्यान से देखना, एरो की पोजीशन देखनी है तुम्हें। t=0 पे स्विच कहाँ कनेक्ट है, बी पे या ए पे, बी पे, वेरी गुड। इसका मतलब t=0- पे स्विच तुम्हारा कहाँ पे कनेक्ट होगा, मैंने बताया 0- की कंडीशन हमेशा क्या करती है, डिफरेंट होती है। तो एरो से भी देख लो, अगर 8 बजे तुम्हारा बी पे कनेक्ट है तो इसका मतलब उससे पहले कहाँ पे कनेक्ट होगा, ए पे कनेक्ट होगा, राइट। तो अगर बी पे कनेक्ट है तो सिर्फ डायग्राम तुम ये बनाओगे, क्योंकि उसमें सप्लाई कनेक्टेड नहीं है। तो जो कनेक्शन नहीं है उस डायग्राम को बनाना ही नहीं है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और अगर ए पे कनेक्ट है तो तुम्हारी सप्लाई कनेक्ट है और इंडक्टर कनेक्ट है, तो तुम्हारा रजिस्टर कनेक्ट नहीं है, राइट। यही बनेगा सर्किट डायग्राम। बाकी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं तुम्हें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। तुम्हारे पास 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होता है रजिस्टर, एक होता है इंडक्टर, और एक होता है कैपेसिटर। रजिस्टर का काम क्या होता है, ये करंट को अपोज करता है, राइट। करंट को अपोज करता है मतलब रोकने की कोशिश करता है, कुछ करंट को रोक देता है, कुछ करंट को नहीं रोक पाता। और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम, राइट। अब नेक्स्ट होता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या काम करता है, ये करंट के चेंज को अपोज करता है, इट अपोजेस द चेंज इन करंट, ठीक है। ये कहता है कि करंट को मैं चेंज नहीं होने दूंगा। अगर 5 एम्पियर बहुत देर से फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 5 एम्पियर से 10 एम्पियर पे करंट चेंज कर रहे हो तुम इनपुट साइड पे, तो मैं एकदम से आउटपुट साइड पे चेंज नहीं होने दूंगा, मैं धीरे धीरे चेंज करूंगा। इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, तुमने पढ़ी हुई है, हेनरी, राइट। तो इसका मतलब जो मैंने तुम्हें स्टेटमेंट बताई है कि इंडक्टर अपोज करता है करंट को, चेंज मतलब बेसिकली चेंज को अपोज करता है। तो इसका मतलब अगर मैं बहुत टाइम से 1 घंटे से मैं इसमें 5 एम्पियर करंट भेज रही हूँ, तो क्या ये अपोज करेगा इस करंट को, यस और नो। 1 घंटा हो गया, मैं 5 एम्पियर करंट भेजे जा रही हूँ, तो इंडक्टर क्या इस करंट को अपोज करेगा, टेल मी। हम्म, ये किसको कर रहा है, ये चेंज को अपोज कर रहा है, तो मैंने तो कुछ चेंज करा नहीं है, राइट। तो चेंज नहीं करा तो ये जाने देगा। अब जाने देगा, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो इंडक्टर विल बिहेव एज अ प्लेन वायर।
क्या वो प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा? बिकॉज उसमें कोई अपोजिशन ही नहीं है, वो कह रहे हैं 5 एम्पियर जा रहा है, जाने दो, बहुत देर से जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, दैट इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। कब होगा ये? जब बहुत टाइम से हमारे पास कंडीशन सेम है, राइट? अब इसको कंडीशन सेम को देखो, दो चीज़ों, टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाओ। हमारे पास दो रिस्पॉन्स होते हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। एक होता है हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और एक होता है हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एज इट्स नेम सजेस्ट, स्टेडी स्टेट मतलब जो बहुत टाइम से सेम कंडीशन पे जा रहा है। मान लो कि तुम रात के 8 बजे सोए थे और सुबह के 8 बजे तक सो रहे हो, ठीक है, 8 बजे तक सो रहे हो, तो कौन सी कंडीशन हो गई तुम्हारी? स्टेडी स्टेट, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। और जैसे ही तुम सुबह के 8 बजे उठ गए 8 से 9 के बीच में, तो तुम्हारी पोजीशन में चेंजेस आ गए, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्लियर? टेक्निकल टर्म में आ जाओ। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, राइट? इसका मतलब उससे पहले क्या था? ओपन था। और ओपन था तो बहुत टाइम से ओपन था ना, तो सेम कंडीशन थी, तो वो कौन सी हो गई? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और जैसे ही तुमने स्विच को क्लोज करा, मतलब तुमने स्विच की पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज कर दिया तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन हो गई? चेंजेस आ रहे हैं तो ट्रांजिएंट, सेम कंडीशन है तो स्टेडी स्टेट। गॉट इट? टेक्निकल टर्म है, जैसे तुम्हारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, दैट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आरएलसी, कि जब भी पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। गॉट इट? ठीक है। तो अब और टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाओ कि अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है तो उस कंडीशन में इंडक्टर विल ऑलवेज बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। इस पॉइंट को अपना एक फॉर्मूला पेज बनाओ, उसमें लिखो यूनिट 2 सर्किट एंड सिस्टम। फॉर्मूला पेज कॉपी के लास्ट में बना लो एक ऐसे भी। उसमें लिखो कि अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, नाउ यू नो कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बहुत टाइम से सेम कंडीशन है, तो उस केस में इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। करेक्ट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर तुम्हें पता है ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, राइट? मेनली तुमने यही पढ़ा हुआ है। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? फेरेड। जनरली तुम्हें माइक्रो फेरेड में दिया होगा तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 10⁻⁻6 फेरेड करके। अब कैपेसिटर का क्या काम होता है? ये एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। अब तुम मान लो कि तुम्हारी कैपेसिटी है, मान लो तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम 4 रोटी खा सकते हो, ठीक है? अब तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें 4 रोटी दे दी, 1 2 3 4 4 रोटी दे दी। अब तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई? फुल हो गई, राइट? अब इसके बाद अगर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए 5th रोटी ला रही है तो तुम क्या कहोगे कि नहीं मम्मा आई एम फुल, कि तुम अब और एनर्जी नहीं ले सकते, राइट? ठीक है। यही काम कैपेसिटर करता है कि अगर कैपेसिटर में लॉन्ग टाइम से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो कौन सी कंडीशन हो गई? स्टेडी स्टेट या ट्रांजिएंट? बोलो। लॉन्ग टाइम से सेम करंट फ्लो हो रहा है तो वो स्टेडी स्टेट हो गई। तो अगर बहुत टाइम से ये एनर्जी ले रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसकी एनर्जी फुल हो चुकी है। अगर इसकी एनर्जी फुल हो चुकी है तो ये और फर्दर एनर्जी नहीं लेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट मतलब अगर तुम्हारे पास ओपन सर्किट है तो यहाँ से क्या करंट फ्लो हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसकी एनर्जी फुल हो गई तो ये बिहेव करेगा, मतलब रहेगा वो कैपेसिटर। ये इसकी प्रॉपर्टी, बिहेवियर चेंज हो जाता है कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि वो फुल हो चुका है। वो कहता है मैं और एनर्जी नहीं ले सकता, बहुत टाइम से मैं एनर्जी लिए जा रहा हूँ। तो बहुत स्टेडी स्टेट कंडीशन में, अब यहाँ पे लिख सकते हो, अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। गॉट इट? रेजिस्टर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, ये नॉर्मल है, क्योंकि यही दोनों एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है बेसिकली, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो तुम्हें जो टेक्निकल टर्म्स न्यूमेरिकल में यूज होंगी, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि क्यों करता है या कब करता है, कैसे करता है। तो मैंने बहुत तुम्हें डिटेल में बताया कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में। रीजन पता लग गया।
कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ट्रांजिएंट कंडीशन में डिफर हो जाएगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, क्वेश्चन जैसे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें समझा दूंगी। गॉट इट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लैपलेस पे। मैं ये शॉर्ट में ही बता रही हूँ तुम्हें सारी चीजें। लाइक अगर हमारे पास इंडक्टर है, उसका हम लैपलेस लेना चाहते हैं वोल्टेज का। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लैपलेस क्या होता है। लैपलेस में हम क्या होता है, टी डोमेन से कौन से डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, एस डोमेन में। टी डोमेन क्या होता है हमारे पास, टाइम डोमेन। एस की फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली हम टी डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने टाइम डोमेन में मुश्किल हो जाते हैं, तो हम उसे दूसरे डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां पे सॉल्व करके बैक टू टी डोमेन में ले आते हैं। जब भी एस डोमेन से टी डोमेन में जाता है तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, लैपलेस इनवर्स। ओके, टी डोमेन से एस डोमेन में जा रहा है तो लैपलेस, और एस डोमेन से टी डोमेन में जा रहा है तो लैपलेस इनवर्स। क्वेश्चन तुम्हें हमेशा किस में दिया होगा, टी डोमेन में। तुम्हें एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है, और फिर इनवर्स लैपलेस लाके वापस आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, हमेशा टी डोमेन में। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टर के अक्रॉस। इंडक्टर में अगर हमारे पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज भी होगी, होगी ना। इंडक्टर है तो मैंने करंट ले लिया कि कितना फ्लो कर रहा है, IL, और वोल्टेज कितना ले लिया, VL। तो हमारे पास टेक्निकली फॉर्मूला होता है, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज VL इज इक्वल टू LdI/dt। पढ़ा हुआ है सबने, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहीं से करंट का फॉर्मूला निकालूं तो IL ले लो या I ले लो, मैं IL ले लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे IL लिया हुआ है। अगर मैं यहीं से IL निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 1/L इंटीग्रल ऑफ P ऑफ L D। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेस तुमने पढ़े हुए हैं, बट फिलहाल तुम्हें इन दोनों फॉर्मूले से लैपलेस में जनरेट कर रही हूँ। अगर मैं इसका लैपलेस लिखूंगी तो क्या होगा, VL ऑफ S मतलब लैपलेस डोमेन में इज इक्वल टू L है। जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो हम S से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो हम S से डिवाइड कर देते हैं। तो SL IL ऑफ S, क्योंकि ये d/dt का S आ गया, L एज इट इज है, IL ऑफ T का IL ऑफ S आ गया, माइनस L इंटू IL ऑफ 0 प्लस। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। हो सकता है ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है ये क्वेश्चन में नहीं गिवन हो। गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो हमें निकालनी पड़ेगी। जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मैं सिखाऊंगी कि कैसे निकालते हैं इनिशियल कंडीशन। अब अगर हम इसका करंट का लैपलेस लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास IL ऑफ S। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ मैंने सारा स्मॉल में है, लैपलेस में हमेशा कैपिटल में होता है। दैट इज 1/L एज इट इज, इंटीग्रेशन है तो मैंने बताया था डिवीजन होगी। VL का क्या हो जाएगा, VL ऑफ S। उसके बाद फिर से इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का फॉर्मूला होता है इसमें IL ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय S। अब देखो इसका तो लॉजिक बता दिया मैंने, ये कहाँ से है। इनिशियल कंडीशन के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, या बेसिकली पूरा ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बट फिर भी अगर ये चीज़ यहाँ से तो तुम निकाल सकते हो। ये दोनों फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूलेस के बिना, मतलब इन फॉर्मूलेस के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूले रट लेना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखो, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में मान लो ये C है, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, IC, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी मान लेते हैं, VC। तो इसका तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, IC इज इक्वल टू C dVC/dt, पढ़ा हुआ है ना सबने ये वाला फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ से अगर मुझे VC की वैल्यू निकालनी पड़े तो उधर जाके C हो जाएगा, तो 1/C इंटीग्रल ऑफ IC। तो ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसका अब हम लैपलेस लेंगे। लैपलेस लेंगे तो क्या होगा, IC ऑफ S, C। अब d/dt है तो क्या हो जाएगा, S से मल्टीप्लीकेशन, VC ऑफ S माइनस इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या होगी, C
VC ऑफ 0 प्लस। ओके, सिमिलरली हमारे पास VC ऑफ S है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/c, इंटीग्रेशन है तो S से डिवाइड हो जाएगा, राइट। IC ऑफ S प्लस इनिशियल कंडीशन VC ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय S। तो ये दोनों फॉर्मूलेज तुम्हें कैपेसिटर के लिए याद रखने पड़ेंगे फॉर केस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा मिड टर्म में भी आया हुआ है और एंड टर्म में भी आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना। इसके बाद एक और कंसेप्ट, उसके बाद डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी। हमारे पास मैंने तुम्हें इंडक्टर के लिए एक स्टेटमेंट बताई थी कि इंडक्टर अपने आप में करंट एकदम से चेंज नहीं करता। मतलब इंडक्टर एक आलसी पर्सन की तरह होता है। लाइक सपोज तुम सो रहे हो तो तुम्हें मन करता है कि सोते रहे, एकदम से तुम खड़े होके खेलने नहीं लग जाते, या अगर तुम खेल रहे हो तो एकदम से तुम सोने नहीं लग जाते। तुम भी चेंज को क्या करते हो, अपोज करते हो। इसी तरह इंडक्टर भी क्या करता है, चेंज को अपोज करता है। अब रात को 8 बजे मान लो इंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसके अक्रॉस मैंने स्विच के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। सपोज हमारे पास ये डायग्राम है, तो रात के 8 बजे मैंने स्विच को क्लोज करा। इसमें पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था और बाद में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो बाद में तुम्हारा 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन है t इक्वल टू 0 माइनस वाली, एक कंडीशन है t इक्वल टू 0 वाली, और एक कंडीशन है t इक्वल टू 0 प्लस वाली। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे तो इंडक्टर में 5 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है कि t इक्वल टू 0 माइनस पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इंडक्टर में। अब ये देखो t इक्वल टू 0 पे अगर तुम्हारा स्विच क्लोज्ड हो रहा है तो उससे पहले क्या होगा, बोलो। ओपन होगा, और अगर ओपन होगा तो क्या इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, नहीं होगा। तो t इक्वल टू 0 माइनस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0 एम्पियर। t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज्ड हो गया, और t इक्वल टू 0 प्लस मतलब जस्ट 8:01 बाद, तो उसमें भी तुम्हारा कितना करंट फ्लो करेगा, 0 एम्पियर ही करेगा। रीजन बीइंग क्योंकि इंडक्टर अपने आप में करंट को एकदम से चेंज नहीं करने देता। हाँ, अगर मैं 8:10 में तुमसे पूछूंगी कि अब कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम कहोगे कि मैम 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, राइट। तो जितना तुम्हारा स्विच कनेक्ट होने से पहले कर रहा था उतना ही 1 सेकंड बाद, मैंने क्या बोला है फिर से, 1 सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 1 सेकंड नहीं होता, ये माइक्रो सेकंड या और भी कम सेकंड्स में होता है। तो इंडक्टर अपने आप में एकदम से करंट को चेंज नहीं करेगा। इस चीज को जो तुम्हें टेक्निकली यूज करना है, दैट इज IL ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस। ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। अगेन ये अपने फॉर्मूले पेज पे लिख लो। तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर में 0 माइनस में जितना करंट था उतना ही सेम करंट इंडक्टर पे 0 प्लस पे रहेगा, इतना चेंज नहीं होगा। और हमेशा हमें किस पे निकालना होगा, पहले वाला निकालोगे या बाद वाला निकालोगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग। अगर तुम्हें इक्वेट करना है तो 0 माइनस पे निकलना चाहिए या 0 प्लस पे निकलना चाहिए, टेल मी। 0 माइनस पहले वाला ही तो निकालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाला निकाला था कि पहले कितना करंट फ्लो होता है 0, तो बाद में भी कितना करेगा, सेम ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला लिख लो, बस एक ये कंडीशन होती है कि जितना करंट पहले फ्लो कर रहा है उतना ही करंट बाद में फ्लो करेगा। अब जिस तरह करंट इंडक्टर अपना करंट चेंज नहीं करता, उसी तरह कैपेसिटर अपना वोल्टेज चेंज नहीं करता। तो क्या लिख सकते हो, VC ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस। यहाँ पे मैंने तुम्हें फॉर्मूलेस लिखवाए थे ना स्टेडी स्टेट के लिए, यहीं पे लिख लो कि इंडक्टर में करंट चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब IL ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस। सिमिलरली कैपेसिटर में वोल्टेज चेंज नहीं होती, VC ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस। ओके, ये फॉर्मूलेस हैं, और जो मैंने तुम्हें दो इंडक्टर और कैपेसिटर के लाप्लास के फॉर्मूलेस लिखवाए हैं वो वाले फॉर्मूलेस हैं, वो भी मैं फटाफट यहीं पे लिख देती हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, अब मैंने इसका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में करंट मार्क करी हुई है, नहीं करी हुई तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना।
और इसमें कंडीशन दी हुई है, मैंने बोला था इनिशियल कंडीशन या तो दी हुई होंगी या हमें निकालनी होगी, इन्होंने दे दी। इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर एल, मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले इंडक्टर से, इंडक्टर क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, मैंने बताया था मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इनिशियली इंडक्टर में करंट स्टोर है, कितना स्टोर है, 3 एम्पियर उसमें स्टोर है। तो इनिशियली स्टोर है तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, दैट इज आई एल ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब तुमने अभी अभी पढ़ा है आई एल ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू आई एल ऑफ 0 प्लस, तो इनिशियल है तो 0 माइनस वाली कंडीशन होगी हमेशा। गॉट इट। अब हम इसमें स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट जो है हमारा वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। ओके, अगर सीरीज में है तो हम क्या लगाएंगे, केवीएल। अगर पैरेलल में है तो हम क्या लगाएंगे, केसीएल। केवीएल क्या कहता है, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। केसीएल क्या कहता है, I इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे देख के बताओ मुझे क्या है, सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है। आर और एल सीरीज में है या पैरेलल में है, टेल मी। सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या लगेगा, केवीएल। केवीएल क्या कहता है, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। सिंपल, सी है नहीं तो मैंने सी कैपेसिटर का नहीं लिखा। अब आ जाना अपने फॉर्मूले वाले पेज पे, सिंपल। अब वी आर का क्या फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता है वी आर का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज आई इंटू आर। तो मैं डायरेक्ट लैप्लेस की फॉर्म में लिख लूँ तो ये कितना हो जाएगा, आई ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई आर। करेक्ट। अब उसके बाद वी एल का फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लेस की फॉर्म में, डायरेक्ट में लैप्लेस की फॉर्म में लिखना है तुम्हें। वी एल ऑफ एस का तुमने पढ़ा है अभी अभी, दैट इज एस एल आई एल ऑफ एस माइनस एल आई एल ऑफ 0 प्लस। गॉट इट। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वी एल का, दैट इज एस एल आई, आई ले रही हूँ मैं क्योंकि आई ऑफ टी है तो आई ऑफ एस, उसके बाद माइनस आई एल इंटू आई एल ऑफ 0 प्लस। और V वोल्टेज इन्होंने कितनी दी हुई है, 48 वोल्ट। अब इसको लैप्लेस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 48 बाई एस। अभी तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ये बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन है और स्टेप फंक्शन का लैप्लेस होता है 1 बाई एस, इसलिए मैंने करा है। ठीक है, जब भी सिंपल एक वैल्यू आएगी 48 या 24, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसका लैप्लेस लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई एस कर देना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सिंपल मैंने फॉर्मूलेज अप्लाई करे हैं। अब इसके बाद देखो मैंने आई एल ऑफ एस या अलग अलग करंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि करंट सेम है, यहाँ पे आई ऑफ टी है तो मैंने सिंपल आई ऑफ एस ले लिया। अब जिस जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू लिख दो, 48 बाई एस एज इट इज। आई ऑफ एस हमें नहीं पता, आर 4 है तो 4 लिख दो, एस तो हमें पता ही नहीं होगा, एल पता है 1 है, माइक्रो होता तो उसे कन्वर्ट करते, फिर से एस इंटू 1 इंटू आई ऑफ एस माइनस एल अगेन 1 है, आई एल ऑफ 0 प्लस, मैंने बताया था आई एल ऑफ 0 प्लस क्या है, आई एल ऑफ 0 माइनस, वो इन्होंने इनिशियल कंडीशन दे दी 3 एम्पियर, नहीं दी होती तो हमें निकालनी पड़ती, नेक्स्ट केस में मैं बता दूंगी कि कैसे निकालनी है। तो यहाँ से तुम्हें सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमेशा आई ऑफ एस। अगर केवीएल का केस है तो हम हमेशा किसकी वैल्यू निकालेंगे, आई ऑफ एस की वैल्यू निकालेंगे। और अगर मैं उल्टा बोल गई, केवीएल का केस है तो हमेशा किसकी वैल्यू निकालेंगे, आई ऑफ एस की, और अगर केसीएल का केस है तो हम हमेशा किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी ऑफ एस की। गॉट इट। पैरेलल वाला केस भी करवाऊंगी, पहले एक बार ये वाला करूँ। अगर हम यहाँ से आई ऑफ एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3s प्लस 48 डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 4। अब यहाँ पे ये इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में तुम्हारे पास जो भी आई ऑफ एस की वैल्यू आएगी वो हमेशा एस की फॉर्म में आएगी। एस की फॉर्म से तुम्हें कौन से डोमेन में कन्वर्ट करना है, टी डोमेन में कन्वर्ट करना है, राइट। पहले तुमने क्या करा, टी से एस डोमेन मतलब लैप्लेस लिया, अब एस से टी डोमेन में करोगे तो क्या लोगे, हमेशा लैप्लेस इनवर्स। और लैप्लेस इनवर्स लेने के लिए तुम्हें 99% क्या लेना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन।
अगर वो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट ले सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं ले सकते तो उसको उसी फॉर्मेट में करो कि जिसको तुम पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हो। लाइक इस केस में हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हैं, तो मैं लेके बता रही हूँ कि कैसे आएगा। क्या आया था हमारे पास, आई ऑफ एस इज इक्वल टू 3s प्लस 48 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 4। लैप्लस लेना वो पार्शियल फ्रैक्शन आता है सबको, मल्टीप्लाई कर दो s इंटू एस प्लस 4, a इंटू एस प्लस 4 प्लस b इंटू एस। एक इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो करना चाहो तो वो कर लो, मैं लॉन्ग वाला ही बता रही हूँ जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इससे ये कट गया, खोल लो ब्रैकेट खोल लो, ए एस प्लस 4a प्लस यस यही आ रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3s प्लस 48। अब s के कोफिशिएंट को एक साथ रख दो और कांस्टेंट को एक साथ रख दो, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी एस इज इक्वल टू 3s, राइट। और यहाँ से आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 48, करेक्ट। यहाँ से अगर तुम निकालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 12, a की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करोगे तो तुम्हारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक है। वापस उसमें पुट कर दो 12 डिवाइडेड बाई s प्लस, और ये b माइनस है तो -9 डिवाइडेड बाई s प्लस 4। यहाँ तक देखो। अब इसका लैप्लस इन्वर्स लोगे तो 1 बाई एस का क्या होता है, u ऑफ t, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12 u ऑफ t माइनस 9 कॉन्स्टेंट है। 1 बाई एस प्लस 4 का क्या होता है, e रेस्ट पर -80। जैसे अगर मैं यहाँ पे अलग से लिखूँ तो 1 बाई एस प्लस a का लैप्लस इन्वर्स इज e रेस्ट पावर -80, ओके। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास e रेस्ट पावर -4t। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। लैप्लेस के फॉर्मूलेस में कंप्लीट पीडीएफ तुम्हें भेज दूंगी, वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। फिलहाल मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया है। देखो ये बेसिक फॉर्मूलेस हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। ई रेस्ट पर -80 का 1 बाई एस प्लस ए, यूटी एक स्टेप फंक्शन है, उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा। ये वाले फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे, ओके। इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि हमें देखना है कि सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, तो हमने क्या देखा, ये क्या है, पैरेलल में। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि पैरेलल में है तो केसीएल लगाना है, राइट। पैरेलल में है तो केसीएल लगाना है। अब t इक्वल टू 0 पे तुमने किसी ने ये नहीं पूछा कि मैम ये कौन से कंडीशन का सर्किट होगा, कि 0 प्लस का या 0 माइनस का। हमेशा जो भी सर्किट होगा वो तुम्हारा किसका होगा, t इक्वल टू 0 प्लस का। अब t इक्वल टू 0 प्लस पे तुम्हारा स्विच ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, ये बताओ। क्लोज हो रहा है तो कनेक्शन ये बन गया, राइट। तो t इक्वल टू 0 पे ये कनेक्शन बन गया। अब स्विच का कोई काम नहीं है। यहाँ पे करंट मान लेते हैं IR है, यहाँ पे करंट मान लेते हैं IC है, और यहाँ पे करंट मान लेते हैं I है। तो ये कितना हो गया, KCL के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू IR प्लस IC, करेक्ट, ठीक है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो मैं इसको लिख लूँ I को डायरेक्ट लैप्लेस के फॉर्म में VS बाय R, क्योंकि I का क्या होता है V बाय R, तो V बाय R T की फॉर्म में ना लिख के मैंने लैप्लेस की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, सॉरी, आई आर इज V बाय R होता है ना, तो यहाँ पे आएगा VS बाय R, गॉट इट। अब यहाँ पे करंट, टोटल करंट कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर। इसको लैप्लेस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 बाय एस। मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको लैप्लेस लेते हैं तो क्या आ जाता है, 10 डिवाइडेड बाय एस, राइट। अब हमें लैप्लेस के लिए IC का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला शीट लिखवाई है। उसमें देखो IC का क्या फॉर्मूला है, S इंटू सी इंटू वी एस माइनस सी इंटू वी ऑफ 0 प्लस। एज इट इज ये फॉर्मूला उठा के लिख दो, तो क्या आ जाएगा, that is plus s into c v of s minus vc of 0 plus, ठीक है। अब ये vc of 0 plus देखो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे वोल्टेज लूं और इस पॉइंट पे वोल्टेज लूं तो सेम होगी या डिफरेंट होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग,
सेम होगी, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू दिस वोल्टेज। ठीक है, तो वो हमने कितनी ले ली, V ऑफ S। करेक्ट। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज और इस पॉइंट के अक्रॉस सब कुछ सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो अब इसको फर्दर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 10/S एज इट इज, PS हमारा एज इट इज, R की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है, 0.5 ओम, प्लस S एज इट इज, C की भी वैल्यू पता है 4, P ऑफ S एज इट इज माइनस। अब इनिशियली कंडीशन देखो दी हुई है इन्होंने यहाँ पे कि इनिशियली कैपेसिटर क्या काम करता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तुमने देखा था इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो करंट की फॉर्म में होती है, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो वोल्टेज की फॉर्म में होती है। इसीलिए तुमने देखा होगा यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था IL ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस, और वोल्टेज के केस में लिखवाया था VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस। तो ऐसे याद कर लेना, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज, इंडक्टर के केस में करंट। तो इनिशियली मतलब VC ऑफ 0 माइनस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस। तो लिख लें यहाँ पे 2 वोल्ट। गॉट इट। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, V ऑफ S की वैल्यू निकालेंगे। V ऑफ S की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से 8S प्लस 10 डिवाइडेड बाई S इंटू 4S प्लस 2। अब इसका हमें क्या लेना है, लैप्लेस इनवर्स लेना है, राइट। V ऑफ T की फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो A और B की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली जो तुम्हारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा 5 माइनस 3 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 0.5t ऑफ टी। सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ लेना। इसमें मैं बता देती हूँ, ए की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 5 सॉल्व करके, और बी की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास माइनस। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका मैं आंसर बता देती हूँ सो दैट यू कैन क्रॉस चेक इट। IT विल गेट इट एज 50 ई रेस्ट पर माइनस टी साइन टी। तो जो मैंने फॉर्मूलेस बताए लैप्लेस के, यहाँ से देख लेना, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन होमवर्क में। इसमें भी देखो हमें क्या निकालना है, I ऑफ T निकालना है। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 1 वोल्ट क्या दिया हुआ है। कैपेसिटर तो ये है, तो इसका मतलब कैपेसिटर में इनिशियली एनर्जी कितनी स्टोर है, 1 वोल्ट। अगर इनिशियली एनर्जी स्टोर है तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन तुम्हें दे दी, VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, एक चीज का और इसमें ध्यान रखना, जो इन्होंने करंट दी हुई है ये कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर, और इन्होंने जो प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है वोल्टेज के अक्रॉस वो कैसे है, ऊपर से नीचे। तो तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, जब भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो साइन क्या आता है, माइनस। तो जो तुम्हारा इक्वेशन बनेगी उसमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जब भी पुट करोगे तो उसका साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ई रेस्ट पर माइनस टी साइन। ओके।